दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हम आपके लिए नए नए मेहमानों को लेके आते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे होते हैं और उनके पीछे उनकी क्या कहानियां हैं, किस मेहनत से वो आगे बढ़ते हैं, जीवन में किस तरीके की हम सोच रखते हैं और धीरे धीरे काम करते करते हम किस दिशा में जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हम लोगों की बातचीत में आपको मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रयागराज की रहने वाली नाजिया नफीस, जो वकील हैं, अपनी संस्था चलाती हैं, साथ ही साथ वो लेखन भी करती हैं और इसके साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने बचपन से अपनी माँ से सीखी वो थी समाज सेवा। और समाज सेवा उनके बचपन से उनके खून में इस तरीके से घुल मिल के रहा कि जहाँ भी वो रहती थी समाज सेवा ही उनका माध्यम होता था। जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो वहाँ भी उन्होंने बिजनेस के जो उसूल होते थे उनकी जगह पे जो समाज के उसूल हैं, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो किया। ये पूरी यात्रा हम आज नाजिया से जानेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नाजिया जी, आपका जो बचपन था उस पे माँ का प्रभाव था। हर बच्चे के जीवन पे माँ का प्रभाव बहुत होता है। उन्होंने आपको समाज सेवा की तरफ बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? अगर मैं बात करूँ प्रेरणा की, जब बच्चा छोटा होता है वो बहुत कुछ सीखता है अनकही बातों से। वो हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारा परिवेश कैसा है, वो उसको अपने आप लेता है। तो मैंने भी ये चीज़ अपनी माँ से सीखा, जो उनको करते हुए देखा। अक्सर अगर हम देखते हैं कि किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि आप जैसा करेंगे आपका बच्चा आपको देख के वैसा ही अनुसरण करेगा, वो अपने अंदर लेकर आएगा। तो मेरी माँ ने मुझे करके दिखाया, तो मैंने उनको करता हुआ ये देखा। और उनको देखने के बाद जब खुद बच्ची थी तो वो चीज़ कब मेरे अंदर रच बस गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। बचपन से ही समाज के लिए सोचना। माँ ने कहा कि अपने से पहले दूसरों को देखो और अपने से छोटे लोगों को लेकर चलो, क्योंकि समाज में जो बड़े हैं, कामयाब हैं, उनके सभी रिश्तेदार हैं, उनको सब अपना कहते हैं। लेकिन जो आपसे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, अगर आपको ईश्वर को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, तब भी आप उनको देखें। और वैसे अगर आप उनको इज्जत देंगे, मोहब्बत देंगे, तो पलटकर उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उन्होंने हमेशा नीचे देखना सिखाया और मैंने हमेशा नीचे देखा। यहीं से समाज सेवा की दिशा में आप आगे बढ़ी। जी। लेकिन बचपन में आप पढ़ाकू थी, लोगों को लगता था परिवार के कि आप डॉक्टर बन सकती हैं। आपने प्रयास किया, फिर उस प्रयास में असफल हुई। क्या कारण था और कैसे उसके बाद आपकी दिशा आगे बढ़ी? अगर यहाँ पर मैं कहूँ, मेरा प्रयास तो सफल था, लेकिन ईश्वर ने कुछ और तय करके रखा था। जब उसने कुछ और तय करके रखा है तो आप उधर जा ही नहीं सकते। और अपना सोचा तो कतई नहीं होता है, होता वही है जो रब को मंजूर होता है। तो उसको तो मुझसे समाज सेवा करानी थी और समाज में बदलाव के लिए उसने मुझे चुन के रखा है। तो जो भी वो मुझसे करा रहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो करा रहा है और माध्यम मैं हूँ। मैं जब 12th में थी तो 12th में ही मैंने मेडिकल का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। और 2004 में मैं काउंसलिंग में भी गई। पहले काउंसलिंग कानपुर में नहीं होती थी, लखनऊ हुआ करती थी। फर्स्ट काउंसलिंग जब मैंने आफ्टर 12th मेडिकल का एग्ज़ाम दिया CPMT का, तो GSVM कानपुर में काउंसलिंग के लिए गई, अपने फादर के साथ गई। वहाँ पर पता करने के बाद में पता चला कि मुझे MBBS नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो मुझे पेमेंट सीट पर जाना पड़ेगा। और चूँकि बचपन से मैं अगर कह लें अपने लिए कभी नहीं जी, कि सिर्फ मैं नहीं थी कि मेरी फैमिली को सिर्फ मुझे देखना था, सबको देखना था। तो मैंने वो सपना पीछे छोड़ा। ये वो मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगी और मेहनत से दूंगी और हो सकता है नेक्स्ट ईयर मुझे मिल जाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरिट ऊपर जाने के और नीचे आ गई। मेरी तबीयत ख़राब थी, जहाँ मुझे BDS मिल रहा था और कोशिश करने पर MBBS मिल सकता था, लेकिन वहाँ पर नीचे आना
तो मुझे MBBS ही करना था। फिर मैंने सोचा कि मैं कितने अटैम्प्ट दूंगी, टाइम मेरा ख़राब होगा, और फिर पढ़ने में इतना टाइम, मेडिकल सिर्फ MBBS करने के बाद में भी आपको आगे भी पढ़ना ही होगा। फिर साथ में ही मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखा था BA में, तो साथ में BA भी चल रहा था। और फिर वहीं से टर्निंग पॉइंट आया कि पढ़ने लिखने में अच्छी थी, और मुझे ऑफ़र आया बैंकिंग सेक्टर से जॉब का आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैंने एज अ एग्जीक्यूटिव मैनेजर वहाँ पर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में फिर मैंने डिस्टेंस लर्निंग से MBA किया, क्योंकि जॉब करते हुए MBA भी ज़रूरी है, तो MBA किया। मैंने कई सारे प्रमोशन लिए, और 2008 में आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब इन हैंड मैंने 2.5 लाख के पैकेट से स्टार्ट किया। 50,000 रुपए तक मैंने इन हैंड उठाए हैं, बहुत कम एज में, जब 20-21 साल का मतलब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है। 50,000 महीने मिल रहे हैं। 50,000 की मतलब मिड ऑफ द मंथ सेल्स इंसेंटिव आते थे, MER आता था 1500 रुपये, हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह भी आते थे। और फिर चूँकि सेल्स की जॉब थी, सेल्स के लिए सिलेक्शन उनका होता था जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता था, जो क्लाइंट डील कर सकते थे। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और उस टाइम पर भी मैं हॉल ऑफ द फेम हुआ करती थी। अच्छा। हमेशा टॉप मैनेजर में मेरा नाम हुआ करता था, और मेरी कोई भी सेल्स कॉल एक बार में मैच्योर हो जाया करती थी। मतलब कन्वर्ट रेशियो बहुत हाई था मेरा, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा किया। लेकिन चूंकि सोशल थी, वहाँ पर भी मेरा समाज सेवा चलती थी कि प्रिंसिपल पे मैंने काम किया। प्रिंसिपल ये कि गलत नहीं करना है, कंपनी की जो पॉलिसी थी कि भाई सेल करना है लेकिन गलत नहीं करना है, ग्राहक को जो सही बताना है जी, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। मतलब एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टाइप का, कि क्लाइंट की नीड समझने के बाद उसको क्या ज़रूरत है, किस तरीके की सोच रखता है, कितना कर पाएगा। मैंने कभी सेल्स इंसेंटिव पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथी हुआ करते थे जो 35% 40% सेल्स इंसेंटिव पर काम करते थे, वो प्लान को क्लाइंट को देते थे जिसमें उनको इंसेंटिव ज़्यादा आते थे। उस टाइम पर भी मैं, जिसमें मुझे 5% 2% इंसेंटिव, क्लाइंट का फायदा देखती थी, अपना नहीं। बिल्कुल 2% भी काफ़ी होता था कि भाई मैं, जहां मेरा साथी 40% सेल्स इंसेंटिव वाले प्लान को प्रमोट कर रहा है, वहीं पर मैं 2% और 5% के प्लान को प्रमोट करती थी जिसमें मुझे सिर्फ 2% और 5% मिलेगा। मैं वो भी प्लान देती थी जिसमें 35 और 40% होता था, लेकिन क्लाइंट को एक्सप्लेन करके देती थी कि ये होने वाला है, अगर आप टाइम से पहले निकालेंगे उस टाइम पर फंड क्या आएगा। मतलब एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देना। और हमारे जो ट्रेनर हुआ करते थे, वो जो पढ़ाते थे, उनके अलावा बहुत सारे होमवर्क मैं खुद करती थी जानने की कोशिश की क्या है। क्योंकि मेरी फेस वैल्यू क्लाइंट, मैं खुद को सेल करती थी। प्लान तो भले ही वो कंपनी का हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर ब्रांडिंग मेरी थी। कोई इन्वेस्टमेंट नाजिया के कहने पर करता था ना, कि कंपनी उसके पास जाती थी, कंपनी को प्रेजेंट मैं करती थी। तो आज तक मुझे सुनने को मिलता है कि मेरे किसी भी क्लाइंट ने आज तक ये कंप्लेंट नहीं की कि सबके आए, तो अच्छा लगता है। और आज भी मेरे रिलेशन मेंटेन है। अच्छा, और फिर आपने 2011 में अपनी संस्था बनाई, क्या नाम है संस्था का और उसका उद्देश्य क्या है? मैंने अलकौसर सोसाइटी के नाम से संस्था का गठन किया, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी समाज के शोषित, वंचित, तिरस्कृत लोग हैं, उनको न्याय दिलाना, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचना, और उनको वहाँ तक लेकर आना कि जहाँ पर वो सोसाइटी में खुद को प्रूफ कर सकें, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। उनको उनकी भागीदारी लेने को सिखाना, ये नहीं कि उनकी मदद कर दी मैंने और उनको वहीं पर छोड़ दिया। उनको वहाँ पर लाकर खड़ा करना जहाँ पर वो सम्मान की ज़िंदगी जी सके, सोसाइटी उन्हें इज्जत दे सके, मोहब्बत दे सके। आपने महिला और बच्चों को फोकस किया है। क्या क्या उदाहरण आपके सामने ऐसे इस दौर में आए? लंबा दौर हो गया 2011 से, और आज 2023 है, 12-13 साल का पीरियड हो गया। कितना सीखा और कैसी कैसी घटनाएं आपको देखनी पड़ी? बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है मैं ज़िंदगी की अंतिम सांस तक सीखती ही रहूँगी। और ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है, संघर्ष कर रही हूँ। अच्छा लगता है जब मैं ऐसे लोगों के बीच में जाती हूँ
जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते। मैंने जब अपनी यात्रा शुरू की थी इलाहाबाद में, मलिन बस्तियों में शायद ही कोई समाज सेवी या कोई संगठन जाता रहा होगा। मैंने उन बस्तियों में जाके काम किया जहाँ पर लोग कदम रखना भी अच्छा नहीं समझते थे कि वहाँ पर जाने के बाद में, जहाँ पर बहुत बदहाली में लोग जीते थे, एजुकेशन बिल्कुल नहीं था, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी थी। आप मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी जब मैं देखती थी 7 साल की बच्ची अपना 6 महीने का भाई या बहन को पाल रही काम कर रहा है। वो उसकी पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, लेकिन माँ उसको घर में छोड़कर काम करने के लिए चली जाती थी। मैंने इस तरीके के बच्चों को स्कूल से जोड़ा, महिलाओं को शिक्षित किया, सशक्त किया, आत्मनिर्भर बनाया, उनके समूहों का गठन कराया। वैसे भी महिलाएं वहाँ पर, अगर आप मलिन बस्तियों में देखेंगे तो महिलाएं वहाँ पर घर चलाती हैं। अगर कुछ पुरुष होंगे जो करते होंगे, नहीं तो ज़्यादातर वहाँ के पुरुष हैं नशा करके घर में रहते हैं, महिलाएं ही घर चलाती हैं। तो उनको जो मेहनत वो कर रही हैं उसको सही दिशा देना, सही आयाम देना, जो हुनरमंद हैं, महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग कराने के बाद में उनको उन्हीं के तरीके के व्यापार को स्थापित करने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उनसे जोड़ने के बाद उन्हें फंड उपलब्ध कराना। आज वो अच्छे से काम कर रही हैं। अच्छा। और मेरी सोसाइटी का पार्ट भी है। जब मुझे एक्टिविटी करनी होती है, कुछ भी है स्लम में, अब मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे खुशी होती है, मेरे पास हैंड है, मुझे ये करना है, तो तुरंत से वो सारी चीज़ें मैनेज करके देते हैं। अपनी छोटी से छोटी खुशी, बड़ी से बड़ी दिक्कत मुझसे शेयर करते हैं। हाँ, अच्छा, इतने सारे आप काम करते हैं, समाज में इसके विरोधी भी लोग होंगे, कभी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं? जाहिर सी बात है, जब आप समाज में बाहर कदम निकालेंगे तो दिक्कत होगी ही। मैंने भी बहुत कुछ फेस किया। जब मैंने शुरू किया तो बहुत अर्ली एज में शुरू किया। मुझे लोग कहते थे ये पढ़ने लिखने की, कुछ बनने की उम्र है, लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है। और जब मैं बस्तियों में जाती थी तो मेरे जानने वाले लोग मेरे घर परिवार को मेरे अगेंस्ट कर देते थे कि मेरे साथ किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, लड़की को इस तरीके से आज़ादी दे के रखी है, वो बस्ती में जाती है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे। और घर में आने के बाद में घर वालों को डरा देते थे। मेरे बड़े भाई थे, कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा तुम्हारी सोसाइटी अब रन नहीं करेगी, बंद करो सोसाइटी को। मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ा इस तरीके का। और जिस तरीके ज़्यादातर महिलाओं को दिक्कत होती है, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मैंने बहुत मतलब घर परिवार का सपोर्ट आपको था? बिल्कुल, दिक्कतें आती रही, सपोर्ट है तभी मैं कर पा रही हूँ। स्पेशली मेरी माँ का और घर में भाई बहन भी थे उनका, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं गलत नहीं कर सकती, मैं जो करूँगी सही करूँगी। अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो पहले अपने डर को बाहर निकालना पड़ेगा और घर वालों को ये समझाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो मेरे घर वालों का ट्रस्ट मेरे ऊपर पूरी तरीके से, अगर कुछ कोई कहकर भी जाएगा तब भी वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्या हूँ, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करूँगी। फिर इसके साथ आपने और पढ़ाई का दौर शुरू किया और आपने वकालत की पढ़ाई की। जी, ये संस्था के लिए कितना ज़रूरी, मैं चाहता हूँ कि वो महिलाएं जो खासतौर पर संस्थाएं चला रही हैं उनको ये जानना चाहिए कि अगर वो उसी क्षेत्र में पढ़ाई करती हैं तो बहुत अच्छे से मुद्दों को उठा सकती हैं। आपकी वकालत की पढ़ाई का फ़ायदा आपकी संस्था के जरिए लोगों तक कैसे और अच्छे से पहुंचा? अगर मैं वकालत की बात करूं, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। अभी तक जो मैं समाज सेवा करती आई, मैंने अपनी संस्था के माध्यम से जो भी काम किया, 1 दशक से अधिक समय हो गया मुझे। मैंने ना तो संस्था में डोनेशन लिया, ना कलेक्शन लिया। मुझे पूरा प्रयागराज जानता है कि नाज़िया ने कभी 1 रुपये किसी से अपने हाथ में मदद नहीं ली, लेकिन मेरा कोई काम भी नहीं रुका। जब ज़रूरत पड़ी तो मैं माध्यम बन के मैंने ज़रूरत पूरी करा दिया। वहाँ पर मेरे भी एक्सपेंस पहले घर से पूरे होते थे, फिर मुझे भी तो स्टैंड करना था। तो समाज सेवा नोबल वर्क से मैं नोबल प्रोफेशन में आई। मैं सच के लिए, हक के लिए लड़ रही हूँ
कि मजलूम को इंसाफ दिला रही हूँ, उनको इंसाफ दिला रही हूँ जो समाज में वंचित हैं, शोषित हैं, तिरस्कृत हैं, जो वहाँ तक अदालतों का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाते, जो आर्थिक तंगी की वजह से जिनको न्याय नहीं मिल पाता। तो मतलब मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मैंने शुरू किया, मुझे 80,000 90,000 रुपए का भी पेमेंट लिया और वहीं पर मैंने हाई कोर्ट में 5,000 6,000 रुपए लेकर भी मजलूमों को न्याय दिलाया, सिर्फ खर्चा लेकर। और अगर बात करूं मतलब इसमें मैंने बहुत सारे केसेस एक्विटल कराए। आप मतलब अगर कानून में, और मेरा मानना है जो भी करता है ईश्वर अल्लाह भगवान जो कहे वो करता है, और कानून भी बदलाव मांगता है, वक्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मेरा जो यकीन है उस रब पर, उस मालिक पर कि वो मुझे इस प्रोफेशन में लेकर आया है, वो मुझसे कुछ बदलाव कराना चाहता है, कुछ अच्छा कराना चाहता है, इसलिए वो मुझे लेकर आया है। मैं आई नहीं हूँ, मैं लाई गई हूँ अच्छा, तो जब वो लेकर आया है तो निश्चित अच्छा ही काम कराएगा और बहुत सारे लोगों को मैंने इंसाफ दिलाया। मैंने अभी हाल का अगर एक केस बताऊं, एक बच्चा था जिसने 4 साल जुवेनाइल होम में गुजारा, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने 5 साल की बच्ची का रेप किया है। मैंने उसका ट्रायल कराया और उस बच्चे को दोषमुक्त करा के फ्री कराया। उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम था कि उसने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। अब सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। मैंने उसकी काउंसलिंग किया था, मुझे पता था, और बाद में मुझे हर किसी ने रोका। यहाँ पर भी मैं सही थी कि वो बच्चा निर्दोष है, लेकिन मैंने जिससे भी पूछा, जिसको भी पता चला कि मैं उस व्यक्ति को एक एडवोकेट दे रही हूँ जिसके ऊपर 5 साल की बच्ची के रेप करने का आरोप है, मुझे हर किसी ने बोला कि मैम आप क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं सिर्फ उसको उसके का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, वो उसको उपलब्ध करा रही हूँ। बाकी तो ईश्वर की मर्जी और कानून तय करेगा कि वो अपराधी है या निर्दोष है। लेकिन उसका सच चीख कर बोल रहा था और बाद में मुझे हर किसी ने एक्सेप्ट किया, शासन प्रशासन, इवन हमारी कई मंचों पर उसका आयु जो था उससे भी मुलाकात हुई। बोला मैम हम लोगों को बहुत कुछ पता होता है लेकिन करना पड़ता है। तो इस तरीके के जो निर्दोष जो जेलों में बंद हैं, जो गरीबी की वजह से जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, या मैं आपको बताऊं एक लेडी अभी 70 इयर्स ओल्ड लेडी कोविड के टाइम पे मुझसे मिलने के लिए आई। मुझे आज भी वो याद है, वो मुस्लिम लेडी थी, मुझसे मिलने के लिए उनको मेरे बारे में पता चला और जिसने बताया उसने कहा कि मैडम ने मना किया है, आप मेरा नाम मत बताइएगा। वो मुझसे मिलने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ के आई कि मैं मिल जाऊं, उनको मिलूं तो उनकी बात सुन लूं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं, क्योंकि वो पहली बार आ रही थी। और मुझे उन्होंने ही बताया कि मतलब जिस लेडी ने बोला कि बताया था, बोला कि मैडम ने अगर सुन लिया तो आपकी मदद काम हो जाएगा। तो वो उस मालिक से दुआ करके आई थी मुझसे मिलने के लिए। इत्तेफाक से दरवाज़ा मैंने ही खोला, अननोन लेडी थी, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके काम के लिए आई हूँ। फिर मैंने उनको अंदर बिठाया, आज मैं उनको खाला कहती हूँ। अब सोचिए आप, एक लेडी 70 साल की उम्र में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है, उसको इंसाफ चाहिए, वो उसका माध्यम आप बनती हैं। मैं उसका माध्यम बनती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने उनको समझाया कि आपका मामला कोर्ट से ही हल होना है, लेकिन उनका जो यकीन था, उनको इंसाफ मिला मेरे ही मीडिएशन से। मीडिएशन उनका मैंने किया, उसमें मेंटेनेंस का सूट हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल किया और मेंटेनेंस में 4,000 रुपये उनके हस्बैंड ने कहा कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए मासिक 4,000 रुपये देंगे। और उसमें चूँकि मुस्लिम फैमिली थी, मुस्लिम ये फर्स्ट वाइफ थी, इनको बिना तलाक दिए उन्होंने दूसरी शादी कर लिया था और उनके ससुर ने उनको जगह दिया था रहने के लिए, लेकिन हस्बैंड कोई खर्चा कुछ भी नहीं देते थे। अब चूँकि मतलब बंटवारा कोई हुआ नहीं था, अब पति ने दूसरी शादी कर ली है, वो देगा तो तभी मिलेगा। ससुर की डेथ हो चुकी थी, तो 70 साल की एज में उन्होंने अपने 2 बच्चों के लिए कानून की शरण ली और उस मेंटेनेंस के मुकदमे में उनके हस्बैंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि वो उनकी लीगल वाइफ है, उनका प्रॉपर्टी में 50% का हक है, चल अचल संपत्ति में। और वो सारी चीज़ें मीडिएशन के दौरान हमने लोक अदालत में इसका निपटारा कराया। लोक अदालत में उसका निर्णय आया और लोक
अदालत में जो निर्णय आता है उसकी अपील भी नहीं होती है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में डालने वाला वही ईश्वर है कि भाई आपको जो कराना है, नहीं तो मैं सिर्फ मीडिएशन के लिए वहाँ पर गई थी कि दोनों के बीच में मीडिएशन कराना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो मीडिएशन फेल हो चुका था। मीडिएशन कराते कराते आपने मुकदमे का फैसला करा दिया। मुकदमे का फैसला करा दिया, और उसके बाद में वही निर्णय, जज साहब का वही निर्णय आया, लोक अदालत में उसका फैसला हुआ और वो निर्णय आया। आज वो अब उसका पार्टीशन सूट मैंने डलवा के रखा है। अब अंतिम निर्णय जो है कि कोर्ट में थोड़ा समय लगता है, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, आप बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनकी बोर्ड की मेंबर भी हैं। हम देख रहे थे आपकी प्रोफाइल में पंजाब की संस्था में आप मेंबर हैं, और भी तमाम, वो क्या क्या है थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों को आपसे जुड़ने में रहे कि अगर उनको कोई समस्या हो तो नाजिया से संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं कमेटियों की बात करूं तो कई सारे स्कूल कॉलेज हैं, जैसे CMP डिग्री कॉलेज है, इनकी मैं वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूं। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी है, उसकी मैं मेंबर हूं। ITI है, उन्होंने मुझे अपनी कमेटी में रखा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में भी वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी मुझे नॉमिनेट किया है, मैं उनकी भी वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। और हमारी जो सोसाइटी है अलकौसर सोसाइटी, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भी सहयोगी संगठन के रूप में वो सोसाइटी की सेवाएं लेता आया है। तो काफ़ी कुछ किया है इस तरीके बहुत सारा। और अगर मैं बात करूँ रानी लक्ष्मीबाई स्टेयरिंग कमेटी, जो अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम पर बनी थी इस कमेटी का, और इसका उद्देश्य था कि महिलाएं जिनके साथ जघन्य अपराध होता है उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और आगे आर्थिक मदद भी उसमें था। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो कमेटी बनाई गई थी 2015 में, तो उसकी भी नॉमिनेटेड मैं मेंबर हूँ। और चूँकि महिला और बच्चों के लिए काम किया, तो निस्वार्थ आप काम करेंगे तो बहुत सारी कमेटियाँ, मैं जब से मैंने संगठन अपना शुरू किया अलकौसर सोसाइटी, तो मैं अनाथ आश्रम में भी मेंबर रही हूँ। मेरा 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया। जो भी सरकारी गैर सरकारी अनाथ आश्रम है, बाल सुधार गृह वगैरह है, उनके बच्चों के बीच में जाके मैंने काम किया, उनके लिए वही काम किया जो उनके अपने होते, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके घर वाले होते। तो वही मोहब्बत, वही ममता, या वही उनके लिए तय करते जो उनके लिए बेहतर था। तो उसी फीलिंग के साथ मैंने एक माँ बनकर, बहन बनकर काम किया। तो अच्छा लगता है। कभी जुवेनाइल वगैरह में भी मेरी विजिट होती थी, या सारे बच्चे जो किसी तरीके रास्ता भटक गए हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो बच्चे मुझे वहाँ पर जाने के बाद में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, या कभी बच्चे वहाँ पर शैतानी करते थे, झगड़ा करते थे, तो मुझे सुपरिटेंडेंट की कॉल आती थी कि मैम आके आप समझाते, मेरी बात सुनते थे और काफ़ी असर होता था। कह के आने के बाद में कुछ टाइम तक बच्चे वो गलतियाँ नहीं करते थे। तो अच्छा लगता है कि बच्चे, आप समाज को जो देंगे, पलट के समाज से आपको वही मिलेगा। तो मैंने मोहब्बत दिया, इज्जत दिया, तो बदले में मुझे वही मिला। आपको लिखने का भी शौक है जी, जर्नलिज्म आपने किया है जी। क्या क्या लिखती हैं और कैसे इन समस्याओं को आगे बढ़ाती हैं? मुझे समसामयिक मुद्दों पर लिखने की आदत है, या किसी की पीड़ा देख कर कहते हैं अगर आपके पास शब्द हैं तो शब्दों के माध्यम से आप समाज में रख सकते हैं। तो एक लेखक के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें, हो सकता है अभी कोई एक चीज़ मुझे मिल जाए और मैं उस पर लिख डालूं। मुझे आज अगर आपकी बात से याद आया, मुझे एक बारी घर में मैं थी, मेरे भाई ने एक शब्द मुझे कहा था, लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। इसी टॉपिक पर मैंने एक लेख लिखा था। वो मेरी खुद की पीड़ा थी कि मतलब आप गलत को गलत, मैंने हमेशा बचपन से कहा है, अगर मुझे कोई भी बात समझ नहीं आई घर में या बाहर, मैंने बड़े मंचों पर भी कभी उस धारा में मैं नहीं बही जिसमें सब बहते हैं। मैंने हमेशा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, जो सही था वहीं पर मैंने वही बात कही। इसके खामियाजे भी मैंने उठाए हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि रही है कि मैंने सही को सपोर्ट किया, सही को सही कहा, सही के लिए मैं खड़ी रही, भले ही अकेले रहना पड़ा मुझे या छोड़ना पड़ा। तो एक जैसा मैंने बोला कि
एक लेखक के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, विचार आते हैं, विचार तुरंत से आते हैं और जब आप उसकी गहराई को समझते हैं तो डूब कर लिखते हैं। और मेरा भविष्य में इरादा है कि बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने मेरे जीवन को टच किया है, तो आगे लिखने का इरादा है मेरा कि मैं उसको बुक फॉर्म में लेकर आऊँगी और बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो समाज को बहुत कुछ संदेश देंगी कि किस तरीके सच संघर्ष करता है, सच परेशान हो सकता है और कभी कभी सच को हारना भी पड़ता है, लेकिन सच की हार सिर्फ इसलिए होती है कि बाकियों को इंसाफ मिले। तो मैं अपने सफ़र में इस तरीके की बहुत सारी लड़ाइयों से जूझी हूँ, रूबरू हुई हूँ और हमारे देश की सर्वोच्च अदालत तक मैं ऐसे मुद्दे को लेकर गई हूँ। सच होने के बावजूद मुझे निराशा हाथ लगी है, लेकिन मेरा जो यकीन है, मुझे पक्का यकीन है कि ईश्वर मुझे इस प्रोफेशन में लेकर आया है बदलाव के लिए, और वो निराशा या वो हार मैंने फेस की है कि बाकियों को मैं इंसाफ दिला सकूं और मजबूती के साथ आगे मैं बढ़ सकूं। क्योंकि फ़र्क दो होता है, आप चुन कर आते हैं या आप लाए जाते हैं। तो जब मैं चुन कर लाई गई हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो उसने कुछ अलग सोचा होगा कराने को। जी, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि देखिए नाज़िया जैसे लोग किस तरीके से समाज के लिए एक मिसाल बनते हैं, और उन्होंने चुना, अपने लिए भले कुछ नहीं चुना, लेकिन समाज ने और ऊपर वाले ने उनके लिए एक रास्ता जो चुना उस पर वो चल रही हैं, और वही रास्ता ऐसा होता है कि जो आपको आगे ले जाता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।